फ्रेंड्स, टुडे सरप्राइज। आज का आपका सरप्राइज है। आज अपना सेशन बहुत लिमिटेड होगा, 1 आवर के अराउंड या उससे भी कम। हम लोग इकोनॉमिक्स का ये वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाला है। उसके पहले 2 अनाउंसमेंट्स। लास्ट वाले जो 2 दिन के होमवर्क थे उनके गिफ्ट्स, एक एक बॉल पेन जो होता है वो बाद में आप कलेक्ट कर लेंगे। उनमें है दर्शना और उसके बाद है भूमि, मतलब दर्शना एंड भूमि। और जैसे ही इकोनॉमिक्स और ओसी में अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर 2 चैप्टर्स, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट उसका भी टेस्ट होगा। चलो यार, कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल अकाउंटेंसी में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? रिमेनिंग इलस्ट्रेशन। इनमें सबसे पहले जो 3 इलस्ट्रेशन थे 6, 7 एंड 8, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। जापान का मतलब राइट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें 90,000 प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो राइट हुआ। एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1। तो 3:2:1 रॉन्ग हुआ, राइट हुआ इक्वली। तो अपन जो राइट होता है 90,000 का 3 पार्टनर से एबीसी इक्वल हो तो 30-30-30। कहां पे आता है प्रॉफिट उनका? क्रेडिट। तो 30 क्रेडिट, 30 क्रेडिट, 30 क्रेडिट, और तीनों दिन का टोटल 90,000 है। वो बाय मिस्टेक कौन से प्रपोर्शन में चला गया? 3:2:1। मेरे ख्याल से वो आ जाएंगे 45,000, 30,000 एंड 15,000। वो रॉन्ग है। अगर ये राइट वाला क्रेडिट है तो रॉन्ग वाला क्या होगा? डेबिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री। आप अगर देखेंगे कि क्रेडिट वाला पलड़ा भारी हो तो क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री में। रेक्टिफिकेशन डेबिट वाला पलड़ा भारी हो तो डेबिट होगा। फिर अपन एंट्री मार लेंगे कि फलाना ढिकना अकाउंट डेबिट टू फलाना एंड ढिकना अकाउंट। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जर्नल एंट्री हो तो क्रेडिट एंड डेबिट दोनों तरफ का टोटल सेम आना चाहिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दत्तेरी की अपन भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉजिकली ये कोई पूछने वाला नहीं, फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। मतलब जो अमाउंट उन्हें एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए उनके खाते में क्रेडिट होनी चाहिए। आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, तीनों 3 को प्लस करो, वो वाया प्रॉफिट मिल गई। खर्चा कम बताओगे दोस्तों तो प्रॉफिट ज्यादा ही दिखेगा ना। और उन्हें पीएनएल रेशियो में नथिंग इज गिवन देन इक्वल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और एज अ प्रॉफिट बाय मिस्टेक जो हुआ है, बाय चांस जो हुआ है, वो डेबिट हो जाएगा। देन रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड लास्ट टर्म। इनमें ऐसा है वो 1800, 600 जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल गए। फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है, वो आप लिखना भूल गए, मतलब इनकम आपने कम बताई है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल में क्या होता है यार? डेबिट। तो राइट एंट्री डेबिट है और उसको आपने रॉन्गली ट्रीट करा तो उसे अपन क्या मार देंगे? क्रेडिट। वो वाली अमाउंट, मतलब एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो अमाउंट गिननी थी वो एज आपने क्या गिन ली है? शायद प्रॉफिट। तो वो आपने रॉन्ग लिखा, मतलब राइट एंट्री डेबिट है, रॉन्ग क्रेडिट होने वाली है। और फिर आ जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ये 3 इलस्ट्रेशन के बाद हमने पढ़ा था, अरे यार पहले से बात करो, छेले से नहीं। ये क्या था? पहला छेला कुछ याद आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच बैलेंस? ओपनिंग। अपने पास क्लोजिंग बैलेंस था, उसके अंदर कौन सी 2 इफेक्ट मार चुके थे? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग के बाद क्या इफेक्ट मारी थी अपन ने? प्रॉफिट। लेकिन फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच बैलेंस? ओपनिंग। तो अपन ने क्या करा था इसके लिए? तो हमने अब तक जो प्लस हुआ है वो माइनस, माइनस हुआ है वो प्लस। मैंने साइड पे रफ में बता दिया था। तो हमने प्रॉफिट को माइनस करा क्योंकि पहले प्लस हो चुका है। एंड देन आफ्टर ड्रॉइंग जो माइनस हो चुका है कैपिटल में से वो क्या हो गया? प्लस। और उसी ओपनिंग बैलेंस में हमने इंटरेस्ट गिन लिया था। लास्ट, जिनमें ऐसा था कि एक पर्सन को कुछ 45,400, मैंने कल बाय मिस्टेक 45,200 लिखे थे। अरे मेरी मिस्टेक क्या की? जिन्होंने लिखवाया उसकी मिस्टेक थी। उसमें से मैंने तीनों 3 की कैपिटल थी उसे प्रपोर्शन में बाइफरकेट करा, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, शायद 5400 था, 5,400। तो वो मैंने माइनस करा, रेशियो इक्वल था, तो इससे भी 40 प्रॉफिट मिलेगा, तो इससे भी 40, उससे भी 40। उसके अंदर मैंने उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया फ्रेंड्स? प्लस। तो इन्हें टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इतनी अमाउंट मिलेगी। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, इन्हें टोटल इतने रुपीस मिले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा तो बाकी किसका मिलेगा? प्रॉफिट।
तो फ्रेंड ये आपके अकाउंट का रिवीजन है, आना चाहिए दोस्तों। कभी अपन टाइम पास के लिए ये अकाउंट के चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, मतलब अकाउंट ओवर है। नाउ टेल मी, कल अपन ने कौन सा नया चैप्टर शुरू करा था, फर्स्ट सेकंड के थर्ड ईयर? थर्ड। कहां पे? इकोनॉमिक्स। किसके बारे में बात करी थी? जो अभी हॉट एंड हैपनिंग है वो मनी। मनी है तो हनी है, या सबसे बड़ा रुपया। और सेकंड जो अपन ने डिस्कशन करा था, ये आज करने वाला है, दैट इज मोंगवारी, रे मोंगवारी, प्राइस राइज, द इन्फ्लेशन। कल का रिवीजन, केवमैन, गुफा में रहने वाले इंसान, सेल्फ डिपेंडेंट, नो एक्सचेंज। देन आफ्टर दे चूज देयर ओन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन एंड एक्सचेंज स्टार्टेड, और वो सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम, बट उसके कुछ लूप होल्स थे, लिमिटेशंस थे। An exchange of goods and services against goods and services is known as barter system. What are the weak points? Prominent main limitation of barter system. सबसे पहले था lack of mutual adjustment. चलक चलानी, नो गरेदानी। मेरे पास वीट है, मुझे बदले में जैगरी चाहिए, तो सामने वाले जैगरी वाले पर्सन को भी बदले में वीट होना चाहिए, then the transaction is possible. वरना goes on and on and on, वो कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। सेकेंड वाला जो पॉइंट था वो ऐसा था, प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज। अगर आप एक्स्ट्रा एक्सेसिव प्रोडक्शन करते हैं तो या तो उसे ऑन द स्पॉट, गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रबल में हो जाएंगे। यानी या तो आप प्रोडक्शन कम रखेंगे, नहीं तो अपने को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन स्टोर करना पड़ेगा, या उसकी एक्सचेंज में जो मिलेगा उसे स्टोर करना पड़ेगा। दो एक पॉइंट ऐसे ही एक्स्ट्रा बताए थे, डिवीजन एंड सब डिवीजन। वो 1 काउ इज इक्वल टू 100 kgs ऑफ व्हीट, 50 kgs ऑफ व्हीट चाहिए तो क्वेश्चन मार्क ना, हाफ काउ नॉट पॉसिबल। या तो अपने वाउंड को भूल जाओ या फुल एक्सचेंज करो 100 kgs से। प्रॉब्लम ऑफ सर्विस पीपल, क्योंकि उन्हें बदले में जो भी मिले दे हैव टू एक्सेप्ट कंपल्सरीली। और बुक वाला था नो एक्सेप्ट मेजरमेंट। परफेक्ट नहीं है तू कि इतने केजी व्हीट इजिकल टू कितने केजी ऑफ राइस। चलो राइस का रेट नक्की हो गया तो उसका जैगरी के साथ, घी के साथ, फ्रूट्स के साथ क्या रेट होगा, मतलब हर एक बार रेट हमें नक्की करना पड़ता था। और जो टैक्स में नहीं है वो, द रेट इज डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी, इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट। मारी गरज વધારે, आई हैव टू पे मोर, स्कैरसिटी એ વસ્તુની તો ડેફિનેટલી એનો રેટ હાયર હોય, અને એબ્યુન્ડન્ટ અવેલેબલ હોય તો રેટ ઓછો જો હોવાનો दोस्तों। इसीलिए इंसान ने सोचा कि कुछ करते हैं यार, कुछ ऐसा कॉमन मीडियम लाते हैं जिससे एक्सचेंज और इजी हो जाए। बार्टर सिस्टम तो नहीं चलेगा, वी रिक्वायर्ड अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिन्हें अपन कहते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी या इवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो पहले उन्होंने ये सोचा, पहले फार्मर्स थे, ज्यादातर उनके पास फार्म प्रोडक्ट, ग्रेन्स, देन आफ्टर कैश क्रॉप या ऐसा होता है, वो उसके बदले में एनिमल मनी, एनिमल खरीद लेते थे, इन फ्यूचर एनिमल बेच के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। बट फ्रेंड बुक का एक वर्ड है, आप वर्ड भी पूछ सकते हैं डाउट्स में, मॉर्टल। फ्रेंड मॉर्टल का मतलब पेरिशेबल, नाशवंत। एग्जैक्ट पेरिशेबल मत लिखना, सिनोनिम में इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। मतलब जो आया है वो बीमार होगा, शायद मरेगा भी, तो एनिमल की डेथ हो गई, तो बीमार हो गए तो एनिमल मनी नहीं चला। देन दे स्टार्टेड टू यूज मेटल्स, गोल्ड, ब्रास, कॉपर, सिल्वर, और एंड में तो अपने निकल या उसका भी मनी था। बट उसमें ट्रबल ये था, बड़े ट्रांजेक्शन के लिए क्या, सोसाइटी डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, सब कुछ होने लगा। देन धीरे धीरे एक कॉमन मीडियम उभर के आया या डेवलप हुआ, और वो है अपना वो गांधी बापू वाला करेंसी नोट्स या करेंसी नोट्स, पेपर मनी। पेपर मनी के बाद तो प्लास्टिक मनी है, और अभी तो जमाना है इनविजिबल मनी। रेयर केस में प्रीलिम्स में या इंटरनल में पूछ सकते हैं व्हाट इज इनविजिबल मनी। इनविजिबल मतलब मिस्टर इंडिया, अदृश्य। व्हेन देयर इज नो मनी दो फंक्शन लाइक अ मनी, उसे क्या कहा जाएगा, इनविजिबल मनी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई मनी, ऑनलाइन ट्रांसफर। और इस बहाने ये था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी। इस बहाने अगर आपको एग्जाम में पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मनी, तो पहले से शुरू कर सकते हैं। एनिमल मनी था, एनिमल के भी पहले कमोडिटी मनी, बार्टर सिस्टम, एनिमल मनी। एनिमल के बाद शायद आ जाएगा कॉइन्स हैं, मेटल्स मनी। मेटल के बाद आ जाएगा करेंसी या पेपर मनी। उसके बाद आ जाएगा फ्रेंड इनविजिबल मनी या कार्ड मनी, ई मनी, एक्सेट्रा। ये टाइप्स ऑफ मनी से
एंड देन आफ्टर वी स्टडी द लास्ट आंसर, फ्रेंड आज के रिवीजन का लास्ट आंसर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो मैंने एक डेफिनेशन कहा था, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर अ मीडियम, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर या डिफर्ड पेमेंट जो सेकंड फंक्शन में था, अ मेजर ऑफ एवरीथिंग, एंड अ स्टोर मतलब स्टोरेज वैल्यू, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। पहला फंक्शन क्या था मनी का, ये पूछेंगे आपको, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज का नया डायलॉग, मैं रिवीजन में भी कभी कभार थोड़ा एग्जांपल बदल दूं। कभी आप दुकान में गए हो और कहा कि मुझे ये चीज दे दो, तो दुकानदार ने आपको कभी ऐसे कहा, जा जा तू तो बदला में पैसा पे चल, चलती पकड़। किसी ने मनी को मना करा है? नो। मनी को मना करने वाला अब तक शायद रेयर पैदा हुआ होगा। इन शॉर्ट, एवरीथिंग कुड बी एक्सचेंज यूनिवर्सली इन टर्म्स ऑफ मनी। यही तो रॉबर्टसन का डेफिनेशन था, विच थिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉमन मीडियम, उसे मनी कहा जाएगा। देन आफ्टर था स्टोरेज वैल्यू, मनी कैन बी इजीली स्टोर। कल का वो मेरा डायलॉग याद है कि मम्मी अपनी 10 रुपया नोट बगड़ी गई। अरे ना, बगड़े ज नहीं, हाँ पैसा थी कदा चापड़े बगड़ी जाए दोस्तों। मतलब कि मनी को आराम से स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करने से क्या होगा, आप प्लान कर सकते हैं। स्टोरेज ना करवानो હોય તો ધડાધડ આતે કે 2000 like 2012 दुनिया खत्म થવાની છે। नो, स्टोर इन फ्यूचर ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल। क्रेडिट मतलब उधारना ट्रांजेक्शन, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं टेक्सुअल वर्ड भी आ जाए और आपको रट्टा मारना नहीं पड़े। रट्टा तो मारने का ही नहीं। स्टोर से डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर का पेमेंट पॉसिबल। एंड देन आफ्टर, अगर रास्ते नापने हो तो माइल है, किलोमीटर है। अगर अपने को लिक्विड को नापना है तो फिर लीटर या ऐसा कुछ है। अगर हमें चीजों को तोलना है, नापना है तो केजी है, क्विंटल है, टन से। इन सेम वे अगर चीजों को वैल्यूएट करना है, एसी कितने का, फर्नीचर कितने का, लैंड कितने की, टोटल वैल्यूएशन कितना हुआ, टैक्स कितना भरना है, एवरीथिंग कुड बी मेजर्ड इजीली इन टर्म्स ऑफ मनी। फ्रेंड, तो ही तो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट ढूंढते हैं, लॉस ढूंढते हैं, बजट बनता है, क्योंकि अपन हर एक चीज को किसके टर्म्स के अंदर वैल्यूएट कर सकते हैं, मनी, नहीं तो बवाल થઈ જાય। फ्रेंड, अब अपना रिवीजन अभी कंप्लीट हुआ है, अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं। नाउ द न्यू टॉपिक, नाउ टेल मी व्हाट इज इन्फ्लेशन। मैंने उसके लिए 2 डायलॉग बोले, वो मोंगवारी रे मोंगवारी। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज अथवा मोंगवारी छे हूं। कोई बताएगा व्हाट इज इन्फ्लेशन आपके नजरों में? एज अ कॉमन पर्सन, एज अ स्टूडेंट, आप क्या मानेंगे? सर भाव बढ़े, दैट इज इन्फ्लेशन। एम आई राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। सिर्फ प्राइस बढ़े वो इन्फ्लेशन है? सोचिए, मान लो कल कॉमन है, मतलब अभी लॉकडाउन नहीं है, एब नॉर्मल केस को ध्यान में नहीं रखेंगे, मान लो कल उठ के रेगुलर लाइफ चल रही है और 2-3 चीजों के प्राइस बढ़ गए, क्या ये इन्फ्लेशन है या नहीं? नो। Inflation having the depth thought or a depth meaning. There is constant price rise, એટલે continuous price rise થવો જોઈએ. Second, in all the sectors, દરેક સેક્ટરમાં, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस, कुछ चीजों के प्राइस बढ़े। सूरत में तो आए दिन होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले प्राइस बढ़ा ही लेते हैं। अब मन में ये सोच रहे, सर तमें दर वर्षे फीस વધારો છો, तो फ्रेंड वो इन्फ्लेशन नहीं है यार। मतलब कांस्टेंट राइज इन अ प्राइस इन ऑल द सेक्टर्स, और उसमें शायद केन्स बीच में कूदे हैं, मैं डेफिनेशन वाइज बता दूंगा। व्हेन फुल एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन इकोनॉमी, मतलब दरेक वस्तुમાં ઓલમોસ્ટ પ્રાઇસ વધવા જોઈએ, લોંગ ટર્મ સુધી એ ચાલુ રહેવું જોઈએ, અને ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય તો એ સિચ્યુએશન હોય એને ફ્રેન્ડ ઇન્ફ્લેશન કહેવાય। तो आना चाहिए। मैं डेफिनेशन तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, इजी है एक्चुअली। जो पहले वाला डेफिनेशन है, मतलब मुझे 2 डेफिनेशन अच्छे लगते हैं, एक आध केन्स का है कि इट इज द सिचुएशन इन अ रियल सेंस व्हेन मनी इनकम इंक्रीजेस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सारे फैक्टर्स, लैंड एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, तो डायरेक्ट वो जो पड़ा है वो लिखना है समझने के लिए। लैंड, वो फैक्टर्स, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बधाने पूरतू काम मળી जाए, ऑल आर फुल्ली ऑक्यूपाइड, तो भी प्राइस राइज हो, तो फ्रेंड उसे क्या कहा जाएगा? इन्फ्लेशन।
एक मैं आपको इन्फ्लेशन के कॉज में डेफ पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी बोल दूं क्या क्लास डेफिनेशन बनाई है एक ऑथर ने, उसका नाम है कुछ मैक्लब, MACHLUP, जो आपके ये पेज पे एक कॉज में दिया गया है। उन्होंने कहा इफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब बहुत सारे पैसे बहुत कम चीजों के पीछे भागे तो वो इन्फ्लेशन है। मतलब रुपया वो વધારે જ, વસ્તુઓ ઓછી જ, प्राइस વધવા ના જ ને બાપુ, तो એને इन्फ्लेशन કહેવાય। थोड़ा सा आना चाहिए। ओके, इन शॉर्ट इन्फ्लेशन अब प्रैक्टिकल वे से पढ़े, अपने को इजी वे से। इन्फ्लेशन में होता क्या है, जो लेवल से प्रैक्टिकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है गुड्स एंड सर्विस, उससे ज्यादा लेवल से मनी इनकम बढ़ रही है। मतलब आपके पास रुपए ज्यादा है, प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होगा फ्रेंड, डिमांड इज मोर या लेस। मोर, यू गॉट मोर मनी, व्हाइल प्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, लेस। तो इसका मतलब क्या होगा, डिमांड વધારે, પૈસા પણ વધારે તમારી પાસે અને સપ્લાય ઓછો છે, तो भाव વધવાના કે ઘટવાના दोस्तों फ्रेंड्स। गाइस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज। शायद उसका छोटा सा एक एग्जांपल सूरत भी है। हमें महंगाई लगती नहीं, गांव में या कहीं जाके देख लो, हमारे वहां पे रेगुलर आलू पूरी 10 रुपए की थी, 15 की हो गई 20। चीज, मायोनीज, पता नहीं कौन कौन से आलू पूरी के भी 20 टाइप है। शायद एग्जाम में नहीं पूछते तो अच्छा, नहीं तो आप आलू पूरी के टाइप्स लिखने में भी कंफ्यूज हो जाओ फ्रेंड। मतलब अपन इन्फ्लेशन में ऐसा हो जाएगा। और एक फनी बात बताऊं, चलो अभी नहीं बता रहा हूं, ज्यादा पक जाओगे पॉइंट वाइज। यानी फ्रेंड अपन अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, मतलब आप एक आध बार डेफिनेशन भी लिख लेना। मैंने 2 बताया मेरे वे से, मैक्लब का एंड देन आफ्टर केन्स का, और एक डेफिनेशन इनडायरेक्ट बता दिया क्योंकि नाम के बगैर नहीं। मतलब मनी इनकम इज मोर देन द रियल इनकम, तो उसे क्या कहा जाएगा, इन्फ्लेशन। मतलब आपको प्रीफेस लिखना है इन्फ्लेशन का, 1 या 2 डेफिनेशन होमवर्क में। आपके परयूजल या रेफरेंस के लिए मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, देखना कितने टफ है, मैंने एक भी नहीं पढ़ा है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन, पहले वाला, कांस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल्स। फ्रेंड ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। मतलब प्राइस लेवल में राइज होगा, राइस नहीं, हाँ बात नहीं, राइस इंक्रीज, बट कैसे होगा, कांस्टेंट, कंटिन्यूअस। मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, हाँ जैसे मैं कहता हूं की वर्ड्स की सेंटेंस अंडरलाइन। बधाने खबर से इन्फ्लेशन प्राइस राइज होता है, तो यहां पे किसे आप अंडरलाइन करोगे, कांस्टेंट, स्टेडी। सेकंड, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब प्राइस राइज देयर इन अ फ्यू कमोडिटीज नोन एज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, या ओवरऑल इन ऑल द कमोडिटीज, ओवरऑल इन ऑल द सेक्टर्स, ओवरऑल इन ऑल द सेक्टर्स। नेक्स्ट, परचेसिंग पावर डिक्रीजेस। फ्रेंड ये क्लास है, प्राइस राइज होने से आपकी परचेसिंग पावर या परचेसिंग कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज। सेम वाला एग्जांपल, मेरा स्टैंडर्ड एग्जांपल है मंचूरियन इफेक्ट। आपके पास 200 रुपए है और मंचूरियन का एक प्लेट 50 रुपीज का है, तो हाउ मेनी प्लेट्स यू कैन बाय, 4। लेकिन प्राइस राइज हो गए, 200 ही रुपए है, चलो 200 के 250 मानते हैं, लेकिन प्राइस 125 हो गया मंचूरियन के प्लेट का, तो हाउ मेनी प्लेट्स यू कैन बाय, 2। मतलब फ्रेंड भाव વધવાથી તમારી પરચેસિંગ કેપેસિટી, ખરીદવાની શક્તિ વધે કે ઘટે, ભાવ વધે તો डेफिनेटली वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब परचेसिंग प्राइस इनवर्स रिलेशन यार, को रिलेशन, प्राइस વધે तो परचेसिंग कैपेसिटी घटे, અને ઊંધું डिफ्लेशन, बुक में नहीं, प्राइस घटी जाए तो परचेसिंग पावर શું થઈ જાય, इंक्रीज। बुरा मत लगाना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल याद आया, ड्यू टू कोरोना काफी जगह जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो लोग कम खाने लगे थे, तो नॉनवेज का सप्लाई ज्यादा था, जो चीजें मार्केट में मिलती है वो, लेकिन उसकी डिमांड कम थी, तो नॉनवेज के प्राइस 4 से 5 गुना डिक्रीज हो चुके थे। सीधा है, क्योंकि वो डिफ्लेशन आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, द राइज इन प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इज इन, दिस इज द पॉइंट जो केन्स ने कहा है। सॉरी, कार्बोरेटर का फिर से कचरा, इसको बहुत डिटेल में इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में समझाया, मैं पहले आपको समझा दूं, फिर आप वो पैराग्राफ देख सकते हैं। मान लो अभी भी कुछ फैक्टर को काम नहीं मिला, मतलब प्रैक्टिकली अभी भी कुछ बुक में नहीं है, अभी भी कुछ लेबर से वर्कर है
ये लोग पास काम नहीं। अभी भी अपने पास लैंड है जो अनऑक्यूपाइड है, अभी भी अपने पास कैपेसिटी है ब्रेन की, लेकिन वो भी अनऑक्यूपाइड है। तो फ्रेंड प्राइस राइज अच्छा है, इनसे इन सबको काम मिलेगा, काम मिलने से लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में प्राइस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मोंघवारी क्या रे के भाई, બધા जो फैक्टर व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर ऑक्यूपाइड અને પછી प्राइस વધ્યા करे, दैट इज मोंघवारी। कुछ फैक्टर अगर अनएम्प्लॉयड है और अगर प्राइस राइज है तो इसे अपन क्या नहीं मान सकते, इन्फ्लेशन। मैं ऐसे ही पोज ले रहा हूं, मतलब आप देख लो उसके नीचे के पैराग्राफ में, ओरली देखेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम बोला है कि व्हेन सम फैक्टर्स आर अनएम्प्लॉयड एंड देयर वुड बी प्राइस राइज, देन दे फैक्टर्स ऑक्यूपाइड एंड इन फ्यूचर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो प्राइस उसके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। सेम बोला है, एम आई राइट और रॉन्ग, हाँ ही बोलना पड़ेगा। और कोई है कैरेक्टरिस्टिक्स में, नेक्स्ट श्योर, मतलब फ्रेंड क्या लिखेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स में, पूछे तो एग्जाम वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट प्राइस राइज होगा इन सम कमोडिटीज इन सम फील्ड, या एवरी सेक्टर एवरी फील्ड, एवरी सेक्टर और एवरी फील्ड होगा। और कब वो इन्फ्लेशन माना जाएगा, जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो, उसके बाद भी प्राइस राइज हो, तो उसे क्या माना जाएगा, इन्फ्लेशन। અને એનાથી તમારી परचेजिंग पावर अप के डाउन, શું થઈ જશે, डाउन। नीचे उसी के बारे में एक दो पहलू दिए हैं, एक तो सेम वाला है जो आपको आ गया, वो आप खुद देख लेना, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। सेकंड वाला पहलू है, ओके। मान लो कि एकदम फनी एग्जांपल से बताना चाहूं, मुझे मेरे क्लास का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही डिक्लेयर करना है, तो मैं क्या करूं, तो पहले तो एक काम करूं, सबको ढेर सारे अच्छा करा या नहीं करा तो भी मार्क्स देने के, मतलब सबका रिजल्ट 90% आएगा। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? स्टूडेंट सोच रहे ऐसा करो ना, फ्रेंड मैं गलत हूं, क्योंकि रियल उनके इतने मार्क्स है या मैंने ऐसे मेरे तरफ से इतने मार्क्स दिए, मेरे तरफ से। इन सेम वे अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, हुए प्राइस इंक्रीज, लेकिन गवर्नमेंट कायदे से, लॉ, सब्सिडी, डिस्काउंट આપીને, सब्सिडी से, कायदे से, एग्जेप्शन से प्राइस को कंट्रोल रखती है, तो खरेखर प्राइस इंक्रीज નથી થઈ રહ્યા કે ગવર્મેન્ટે કંટ્રોલ્ડ રાખેલા છે? सोचिए, आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन अगेन। इफ ऑनियन बीच में प्राइस काफी बढ़ गए थे, अब गवर्नमेंट, मतलब मान लो ऑनियन का प्राइस हो गया था 120 रुपीज पर केजी, और गवर्नमेंट ने रूल लाया कि कोई भी ट्रेडर 50 रुपए से ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकता, तो सब तो 120 चार्ज करना चाहते हैं ना। ये प्राइस एक्चुअल घटे है या गवर्नमेंट ने कंट्रोल से घटा है? कंट्रोल से, तो उसे सप्रेस्ड, दबाया हुआ, कंट्रोल करा हुआ इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके नीचे वाला पहले पैराग्राफ वही है, पढ़ेंगे आप। When government has kept control over and suppresses increase in price, सप्रेसिस मतलब वो प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे, दबा देंगे, इंक्रीज इन प्राइस को दबा देंगे, price levels via rules, law and subsidy, मतलब रूल से, लॉ से, सब्सिडी देके कि अगर मार्केट में वो चीज आपको मिलती है 70 की, जैसे गैस का बॉटल के 400 ની બોટલ મળે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, और गवर्नमेंट 100 रुपए निकालती है, तो यू हैव टू पे ओनली 300, પણ एक्चुअल प्राइस કેટલો છે, 400, बट 100 तो गवर्नमेंट ने जेब से निकाले ना, आफ्टर ऑल बर्डन तो अपने ऊपर आने वाला है। बेस्ट और एक एग्जांपल, गवर्नमेंट फ्री में कुछ भी देगी तो इन फ्यूचर अपने को टैक्स के वे से वो पे करना ही पड़ेगा। द बर्डन ऑन पीपल इंक्रीजेस, गवर्नमेंट हैज टू मैनेज इट। और नीचे वाला वो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, एम आई राइट, जो पैराग्राफ है वो श्योर ना? या तो एक बार पढ़ ले फटाफट। second number, हाँ, if in an economy for shorter period of time, नहीं ये थोड़ा अलग है फ्रेंड। ये लोग ये बता रहे हैं कि प्राइस अगर कांस्टेंट नहीं, छोटे पीरियड के लिए इंक्रीज हुए तो इसे इन्फ्लेशन मान सकते नहीं। पढ़े, इफ इन इकोनॉमी if प्राइस, in an economy for shorter period of time, if there is an increase in the price of limited goods or फ्रेंड services, शॉर्टर पीरियड में प्राइस इंक्रीज हुए, वो भी लिमिटेड गुड्स और सर्विस की इंक्रीज हुए, इट इज नॉट ट्रीटेड एज इन्फ्लेशन। और थर्ड में शायद वो एम्प्लॉयमेंट वाला हो। मतलब फ्रेंड इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट, अगर रियल इन्फ्लेशन है लेकिन आप कंट्रोल करके रखते हैं तो वो इन्फ्लेशन ही है, बट शॉर्ट पीरियड के लिए हो, कुछ ही कमोडिटीज में हो, या तो फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो और प्राइस राइज हो, तो इसे अपन इन्फ्लेशन नहीं कह सकते।
मतलब अब तक हमने सिर्फ बाल की खाल निकाली है इन्फ्लेशन की, कि व्हाट इज इन्फ्लेशन? इट इज अ सिनेरियो, real sense, when money income of the people increases beyond the limit of the what we can say purchasing power, या beyond the limit of full employment. ये डेफ भी आ गया कॉमन, कौन सा ऑथर है वो आप देख लेना, भी रट्टे आप जाने। फिर हमने इन्फ्लेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े जो कंटिन्यूअस है, ऑल द सेक्टर्स में है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा और इससे परचेसिंग पावर कम होगा, और उसके एस्पेक्ट देखे अभी फटाफट वो कि अगर आप कंट्रोल करके रखे तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड कमोडिटीज में हो तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, और फुल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो तो वो इन्फ्लेशन नहीं है, आना चाहिए। बट फ्रेंड इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन है ना, इट इज डेंजरस फॉर एनी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इफ प्राइस राइजेस देयर आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल द सेक्टर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ट्रमेंडसली हार्मफुल, खतरनाक रीते हार्मफुल છે। तो फ्रेंड हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, रोकना होगा। कैसे रोकोगे? मतलब आप ऐसा बोल देंगे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन स्टॉप, तो वो अटक जाएगा? नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई भी समस्या को निकालना हो फ्रेंड्स तो उसे रूट से समझो, समझ के उसके फैक्टर्स को देखो एंड ट्राई टू ओवरकम द फैक्टर। ए फैक्टर ही ऊपर जाओ तो तुम्हारो कंट्रोल आ भी जाए। यानी अभी हमें पढ़ना है द फैक्टर्स कॉजेज इन्फ्लेशन, कि कौन से फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं यार। और वो दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। क्यों वो समझिए। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, प्राइस मां वधारो। प्राइस को अफेक्ट करने वाले दो ही मेन फैक्टर है ना, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब विच टू मेन फैक्टर अफेक्ट्स द प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। तो प्राइस जो बढ़ेंगे उसके भी दो ही फैक्टर्स है, डिमांड पुल, let demand खींचे and cost push. These are the two factors. फिर से कहां से ये स्टोरी आई? वो प्राइस में बे फैक्टर अफेक्ट करे, डिमांड जो कस्टमर की होती है और सप्लाई जो ट्रेडर रखता है। अब मार्केट में एग्रीगेट એટલે टोटल डिमांड इज हायर अगेंस्ट द एग्रीगेट टोटल सप्लाई, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन होगा। इसीलिए जो डिमांड वाले फैक्टर्स है उन्हें कहते हैं डिमांड पुल वाले फैक्टर्स, और जो सप्लाई वाले फैक्टर है उन्हें कहते हैं सप्लाई पुश वाले फैक्टर्स, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन। अपन ये कॉजेस पढ़ लेंगे फ्रेंड्स तो अपनी आज की पढ़ाई ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगी। आज जानबूझ के इतने जल्दी मैं ब्रेक ले रहा हूं, अ माइन्यूट ब्रेक, देन द लास्ट सेशन, संडे की पढ़ाई ओवर। ब्रेक लेंगे अपन।